हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर थर्ड, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट में होने वाली एरर्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में होने वाली एरर्स क्या है? एरर होती है कुछ गलती हो जाना। जैसे अगर हम किसी रोड की लेंथ माप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, और उस रोड की जो एक्यूरेट लेंथ है वो 5 मीटर है, लेकिन जिस स्केल की सहायता से हम उसे मेज़र कर रहे हैं या फिर जिस ऑब्जर्वर से हम उस रोड की लेंथ को मेज़र करा रहे हैं, उसकी जो प्रैक्टिकली लेंथ हमें मिलती है मेज़र करने के बाद वो 4.98 या 4.9 मिलती है, 4.98 या 4.9 मीटर मिलती है। अब इस जो रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू का जो डिफरेंस आया है, इसे हम कहते हैं एरर। अब ये एरर जो है दो तरीके से हो सकती है। यहाँ हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि एरर में ये एरर क्यों आई है, मेज़रमेंट करने में ये एरर क्यों आई है। तो इस एरर के आने का कारण दो हो सकते हैं, या तो हमारा स्केल ही गलत हो या फिर जो ऑब्ज़र्वर मेज़र कर रहा है वो गलत हो। ऑब्ज़र्वर के मेज़र करने का तरीका सही हो, लेकिन ऑब्ज़र्वर की जो विज़न पावर है, देखने की क्षमता है, उसमें कुछ कमी हो सकती है, या उसके जो मेज़रमेंट करने का तरीका है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ एरर के बहुत सारे सोर्स है कि किस कारण से एरर हो सकती है, और उन्हीं सोर्सेज को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो हमारे टाइप्स ऑफ एरर है ये सब इसी में आ जाएंगे: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। ये सिस्टमेटिक एरर्स होती है किसी भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सिंपली मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। द मेजरिंग प्रोसेस इज़ इसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन से मतलब कि हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे अगर मुझे इस पेन की लेंथ को मेज़र करना है तो मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा एक स्केल के साथ, और उस स्केल के इक्विवेलेंट जो इसकी लेंथ मिलेगी उसे हम कहेंगे इसका हमने मेज़रमेंट करके इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है। इसके हम थिकनेस को अगर मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्क्रू गेज के अकॉर्डिंग बहुत मोटा है, लेकिन अगर हम इसकी टिप की अगर हम थिकनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रू गेज बहुत अच्छा रहेगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पर ये सब चीज़ आपको दिखाई जाएगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं एरर इन मेज़रमेंट। तो जो मेजरिंग प्रोसेस है वो एक कंपैरिजन प्रोसेस है। टू मेज़र एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए वी कंपेयर इट, हम इसकी तुलना करते हैं विद ए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड से मीन्स है कि जो इसकी रियल वैल्यू को मेज़र कर रहा है। जैसे कि अगर हम किसी मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड है, लेकिन मीटर स्केल को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ यूज़ की गई है जो उस मीटर स्केल की कंपैरिजन में ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम उसके स्टैंडर्ड से या फिर उसकी यूनिट से कंपैरिजन करते हैं ऑफ दैट क्वांटिटी। नो मेज़रमेंट इज़ परफेक्ट, कोई भी मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं होता, वैसे तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सो द मेजर्ड वैल्यू इज़ ऑलवेज समवॉट डिफरेंट, इसलिए जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स एक्चुअल और रियल वैल्यू, उसकी एक्चुअल या रियल वैल्यू से, और इसी को हम कहते हैं एरर। दिस डिफरेंस, तो जो रियल और एक्चुअल वैल्यू के बीच डिफरेंस है, प्रैक्टिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एरर। तो वहाँ से ही हमने डेफिनेशन ली है, दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। नाउ वी स्टडी अबाउट
टाइप्स ऑफ एरर। तो ये टाइप्स ऑफ एरर जो है इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब कि इसे बहुत मोटे तौर पर क्लासीफाई किया गया है तीन टाइप्स में। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर, नंबर 2 रैंडम एरर, नंबर 3 ग्रॉस एरर। यहाँ इस चैप्टर में मैं आपको बस एरर के बारे में यहाँ एक लेक्चर दे रहा हूँ। आपको यहाँ से ज़्यादा याद नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ खास हिस्सा नहीं आएगा, लेकिन हमें एरर और एरर के सोर्स पता होने चाहिए फॉर प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? दीज आर दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन। ये वे एरर है जो वन डायरेक्शन से मतलब है कि लगातार होती ही चली जाएगी, और ये होती ही चली जाएगी तो इनके होने का जो सोर्स है वो कंटिन्यूस बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके होने का सोर्स कंटिन्यूस बना रहेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी या वैल्यू कंटिन्यूस घटती चली जाएगी। दिस कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर नोन। यहाँ पर बताया द कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का जो कारण है, किस कारण से ये एरर हो रही है, आर नोन, वो हमें पता होता है। देयरफॉर सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज। तो इस तरह की एरर्स को हम कम कर सकते हैं। जिन एरर के सोर्स का हमें पता है उन एरर्स को हम कम कर सकते हैं। तो इनके सोर्स क्या है? सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल सोर्स एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर से क्या मतलब है? यहाँ पर जैसा मैं नाम से पता लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी उपकरण, इंस्ट्रूमेंट हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ही एररफुल होगा तो उसके द्वारा मेज़र की गई सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटी एररफुल होंगी। तो ये एरर्स क्या हो सकती है? इंस्ट्रूमेंट की एरर हो सकती है जैसे कि या तो उसका जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस सोर्स से या स्टैंडर्ड से उसे कंपैरिजन करके बनाया गया है वो बनाने के दौरान, सोर्स तो ठीक है लेकिन बनाने के दौरान उसमें कुछ एरर्स आ गई हो। उसे बनाने के दौरान जैसे टेम्परेचर, हम कोई स्केल बना रहे हैं, कोई मेटल स्केल बना रहे हैं, और मेटल स्केल का टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो है ज़्यादा फैल गया, तो वहाँ पर जो हमारे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के साइन है वे सब बड़े हो जाएंगे, उनका जो लेंथ है ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह से एरर हो सकती है उस इंस्ट्रूमेंट में, उस मीटर स्केल में। ऐसे जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है और स्पेरोमीटर होता है, ये सब जो है मेटल के बने होते हैं। तो इनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो इस एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे मैंने ऊपर बताया था पहले कि जो ऑब्जर्वर या जो आदमी मेज़रमेंट कर रहा है, नंबर 1 कि वो जिस उपकरण को यूज़ कर, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है उसमें कुछ गलती हो, या दूसरा कि वो अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ठीक से ना यूज़ कर रहा हो या उसी में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि पर्सनल एरर। तो हम पहले बात करते हैं इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक प्रैक्टिकल या फिर कहो कि मेज़रमेंट करने के लिए जो तरीके यूज़ किए जा रहे हैं या फिर जो प्रोसेस है, हम किसी मेज़रमेंट को करने के लिए एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स में 2 तरह के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर या स्पेरिकल स्केल। यहाँ वर्नियर स्केल पर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं और मेन स्केल पर भी कुछ पॉइंट होते हैं। अगर हमने प्रोसीजर में पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी होती है और फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी होती है। अगर हमने पहले तो रीडिंग ले ली वर्नियर स्केल की और फिर बाद में हम यूज़ कर रहे हैं मेन स्केल का, या हमें इनको करना तो ऐड है, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब कि हमने प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं किया है, तब हमारी एरर्स इंस्ट्रूमेंट के फिज़िकल क्वांटिटी के जो मेज़रमेंट है उसमें एरर होना पक्का है। फिर तीसरा है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, उसी को कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे अगर वो चश्मा यूज़ करता है, ठीक है,
तो अगर वो चश्मा यूज़ करता है और उसके चश्मे का नंबर ठीक नहीं है, या वो चश्मा यूज़ करता है लेकिन प्रैक्टिकल करने के दौरान वो चश्मे का यूज़ नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी आई साइड वीक है, या प्रैक्टिकल करते वक्त उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके कारण जो हमारा मेज़रमेंट है वो ख़राब हो सकता है। जैसे कि अगर हम फिज़िकल बैलेंस पर प्रैक्टिकल करते हैं, हम प्रैक्टिकल क्या करते हैं, वहाँ पर हम कुछ हमें साल्ट दिया जाता है और उस साल्ट को हम एक फ़िज़िकल मेज़र जो हमारी फ़िज़िकल बैलेंस है उस पर तोलते हैं, ठीक है। तो फ़िज़िकल बैलेंस की स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाती है कि उसके अंदर एयर भी ना जा सके, उसके अंदर एयर भी ना जा सके। तो यहाँ ये होते हैं हमारे पास में 2 पलडेस में, और इन पर एक पर तो हम रखते हैं वेट को और एक पर रखते हैं हम अपना जो पाउडर हमें दिया गया है मेज़रमेंट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इसकी ये जो यहाँ साइड में इसके 2 विंडोज़ होती है, अगर ये इनमें से कोई सी विंडोज़ खुला छोड़ दे और इसके अंदर हल्की सी भी हवा चली जाए तो मेज़रमेंट जो है गलत हो सकता है। ये पॉइंट के 3 प्लेस तक मेज़र करता है, फिज़िकल बैलेंस पॉइंट के 3 प्लेस तक मेज़र करता है। तो यहाँ पर जो हमें मेज़रमेंट करने के दौरान या फिर अपना तोलने के दौरान, ये जो पाउडर हम तोल रहे हैं इसे तोलने के दौरान बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी होती है। तो अगर किसी के कोरोना वायरस हो, ठीक है, हाँ तुम मत कर लेना बच्चों, ठीक है। तो अगर यहाँ जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट ऑब्जर्वर प्रैक्टिकल कर रहा है, इस मेज़रमेंट को कर रहा है, अगर उसने खांस भी दिया तो खांसने के कारण थोड़ा सा एयर का प्रेशर यहाँ अंदर से चेंज हो जाएगा, और एयर का प्रेशर चेंज होने के साथ ही वैल्यू यहाँ पर जो हमारी मेज़रमेंट की आनी थी वो गलत हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर, जो इंसान के खुद के कारण हो रही है लेकिन उसको नहीं पता लगती। तो यहाँ पर उसकी एरर को हम कम कर सकते हैं कि या तो ऑब्जर्वर को ही चेंज कर दो, या फिर ऐसा करो कि उससे कहो भी ऐसा है, जब ठीक ठाक हो जाए ना तब आना, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 4th है हमारी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। ये एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या है? एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं जिन पर हमारा बस नहीं, जैसे कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि ये हमारी फ़िज़िकल बैलेंस वाला प्रैक्टिकल था, इस फ़िज़िकल बैलेंस वाले टेम्परेचर में हम प्रेशर को इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आज बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है लैब से बाहर, तो लैब के प्रेशर पर भी, लैब के एयर प्रेशर पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने के कारण इस फिज़िकल बैलेंस में थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर आ जाएगा अगर हमने ये खिड़कियाँ खोल कर रखी हैं तब, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कोज है। दूसरा कि हम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, जैसे अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम थर्मामीटर को मुंह में रखते हैं, जीभ के नीचे, ठीक है। वहाँ से टेम्परेचर की मेजरमेंट्स बिल्कुल सही आती है। लेकिन अगर हम आर्मपिट में रखें, मींस अंडर आर्म्स में रखें, तो वहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट सही से नहीं होगा। आज के टाइम तो कोई भी आपके मुंह में अपना थर्मामीटर नहीं रखेगा। डॉक्टर तो उसे कह देगा भैया ऐसा है, अगर तुझे बुखार हो रहा है तो चला ही जा मेरे पास है, मैं तुझे दवाई देता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर दूसरी दवा दे देगा तुम्हें, चिंता मत करना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंडम एरर्स। ये रैंडम एरर्स क्या होती है? ये बस अचानक से आई जाती हैं। जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना कि बस बीच में बोल ही जाते हैं, उन्हें कितना भी चुप कर लो रुकते ही नहीं है। तो ये रैंडम एरर्स भी ऐसी आती हैं, बुरा मत मानना बच्चों। द रैंडम एरर्स आर द एरर्स, रैंडम एरर्स वे एरर्स हैं विच अकर इरेगुलरली, जो कि इरेगुलरली मतलब कि कभी भी हो सकती है, होने ना हो तो हो ही ना, लेकिन अगर हो तो कभी भी हो जाए। ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन,
एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में थोड़ा सा किस तरह का अनप्रिडिक्टेबल से मीन्स है कि जो हम नहीं चाहते, मीन्स कि कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक हम अलग तरह की यूज़ कर रहे हैं, तो उस अलग तरह की प्रैक्टिकल टेक्निक को यूज़ करने के कारण जो एरर का सोर्स है वो जनरेट हो जाएगा, और वो एरर का सोर्स जब जनरेट होगा तो प्रैक्टिकल में एरर आने ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रैंडम एरर्स जो है हम इनको, क्योंकि थोड़ी सी होगी वैल्यू प्लस में या माइनस में, तो इन रैंडम एरर्स को हम बार बार प्रैक्टिकल करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं लैब में तो उसे 2 या 3 बार करते हैं इन वैल्यू इस रैंडम एरर को कम करने के लिए। तो इसे कैसे कम करते हैं? द रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस को बार बार रिपीट करके ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कई बार उस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं। एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और उन सभी ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिकल मीन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई लेंथ मेज़र कर रहे हैं और वो लेंथ हमने मेज़र की है कभी तो 4.9 मीटर, फिर मेज़र किया है 4.98 मीटर 90, और फिर हमने यूज़ किया है मतलब हमने मेज़र किया है 4.96 मीटर। तो इस तरह से हम एक ही मेज़रमेंट जो कि रियल में 5 है, उस मेज़रमेंट को हमने इतनी बार किया तो हमें अलग अलग वैल्यू मिली, और इन सब अलग अलग वैल्यू को हम अर्थमेटिकल मीन के द्वारा इन सब से एक निचोड़ कह दो कि इन सब का एवरेज वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को जोड़ो जितनी तुमने ऑब्जर्वेशन ली है और उससे डिवाइड कर दो। ऐसे 4.90 प्लस 4.98 प्लस 4.96 और अपॉन हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए है तो 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें एक वैल्यू मिलेगी वो इन सब का एवरेज होगी, इन सब के बीच होगी, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी एक रिजल्टेंट होगा, और जो कि सबसे ज़्यादा राइट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, उसके आसपास होगा। भाई परफेक्ट तो हमें मिल नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास मिलेगी वैल्यू। थर्ड है ग्रॉस एरर। दीज एरर्स arise on account of sheer carelessness of the observer। ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण ये एरर्स होती है। अब ये केयरलेस कैसे करता है वो? नंबर 1, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल सही तरीके से सेट करने के बजाय वो बस ऐसे ही इसकी रीडिंग ले लेगा। जैसे अगर हमने यूज़ किया है वर्नियर कैलिपर्स को, क्या यूज़ किया हमने? वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ किया है, और इसमें देखो हमने मान लिया कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा भारी है या फिर ये मूव नहीं कर सकता, तो हम ये करते हैं इसको वर्नियर कैलिपर्स को इस पर टाइट कर लेते हैं और फिर धीरे से निकाल कर यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल करने वाला बंदा है, ऑब्जर्वर है, अगर वो यहाँ पर टाइट करने की बजाय बस ऐसे ही निकाल लेगा तो क्या होगा? वर्नियर कैलिपर्स हल्का सा प्लस डायरेक्शन में या फिर माइनस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और इसके मूव करने के कारण यहाँ पर हमारी रीडिंग चेंज हो जाएगी, और इस रीडिंग के चेंज होते के साथ ही तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। तो ये गलती है किसकी? ऑब्जर्वर की। दूसरा है टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रोंगली विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशन। सावधानियों को ध्यान में रखे बिना ही जो ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वर ने गलत ले ली है, और उनको जो उनकी जो राइट वैल्यू थी वो लिखने के बजाय कोई गलत वैल्यू वहाँ पर लिख ली है। तो ये सब क्या है? ग्रॉस एरर के रीज़न है।
तीसरा है कि रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रोंगली, जो ऑब्जर्वेशन है उनको भी गलत रिकॉर्ड कर लिया है। भाई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तीन अलग अलग वैल्यू हमें किसी 3D ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हुए लिखनी थी। तो एक्स की वैल्यू तो लिख दी वाई में और वाई की वैल्यू लिख दी जेड में, और फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ने का, जेड की एक्स में लिख दो। तो अगर हम इस तरह से तीनों की ऑब्जर्वेशन को अलग अलग लिख रहे हैं, गलत जगह पर लिख रहे हैं, तो वे ऑब्जर्वेशन जब फॉर्मूले में यूज़ की जाएगी तो वहाँ पर उनके कारण एरर आ जाएगी मेज़रमेंट में, कैलकुलेशन में। यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, वही जो मैंने पार्ट अभी आपको बताया है कि पहले तो हमने गलत तरीके से ऑब्जर्वेशन लिखी है, फिर उनको फॉर्मूले में भी गलत तरीके से पुट किया, तो फिर आंसर कहाँ से आ जाएगा। बच्चे कई बार ऐसे ही करते हैं कि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाना तो था इलेक्ट्रिक करंट का, और लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट का लगाना था फॉर्मूला I=V/R, और लेकर याद करके बैठे हैं I=Q/T, तो कहाँ से आंसर आ जाएगा। हम वैल्यू तो पुट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल की, वे पुट कर देंगे उस जगह पर टाइम की वैल्यू। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू में कैलकुलेशन में एरर आती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पढ़ते वक्त भी एरर नहीं करेंगे और अपना काम करते वक्त भी एरर नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर 3 का एरर इन मेज़रमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर्स के अदर टाइप्स पढ़ेंगे, जो है जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर के साथ ही एक एरर होगी हमारी परसेंटेज एरर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सारे काम को बच्चों आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू।